इस हफ्ते हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। Hyundai मोटर्स इंडिया के शेयर्स अपने मार्केट डेब्यू के दिन 7.2% गिर गए। कंपनी के शेयर्स 1934 रुपए पर लिस्ट हुए थे, जो आईपीओ ऑफर प्राइस 1960 रुपए से कम थे, और फिर मार्केट क्लोजिंग पर स्टॉक मैक्सिमम 7.6% गिरकर 1819 रुपए 60 पैसे पर क्लोज हुआ। इस आईपीओ का साइज $3.3 बिलियन का था और ये मेनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को लगता था कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए मार्केट डेब्यू पर ये गिरावट देखने को मिली। कंपनी के सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि ये मार्केट फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए Hyundai अपना फोकस मेंटेन रखेगी। अंबुजा सीमेंट्स एक बड़ी एक्विजिशन करने जा रही है। अंबुजा सीमेंट्स ने अनाउंस किया है कि वो ओरायन सीमेंट्स लिमिटेड में 46.8% स्टेक एक्वायर करने जा रही है और इस डील की टोटल वैल्यूएशन 8,100 करोड़ रुपए होगी। इस एक्विजिशन का पहला फेज ये होगा कि अंबुजा 37.9% स्टेक ओरायन सीमेंट के प्रमोटर से खरीदेगा और बाकी 8.9% स्टेक पब्लिक शेयर होल्डर से 395.4 रुपीज पर शेयर के रेट पर एक्वायर करेगा। इस एक्विजिशन के बाद अंबुजा एक ओपन ऑफर लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें वो 26% शेयर एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। इस डील के बाद अंबुजा की सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 16.6 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी। अभी के लिए अंबुजा की 8.5 MTPA कैपेसिटी ऑपरेशनल है और 8.1 MTPA डेवलपमेंट फेज में है। अंबुजा का लॉन्ग टर्म गोल 2028 तक अपनी कैपेसिटी को 140 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ाना है, जिसमें ये डील एक क्रूशियल स्टेप है। अंबुजा ओरिएंट सीमेंट के राजस्थान लाइमस्टोन रिजर्व्स का भी यूज करेगा, जो नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन के लिए हेल्पफुल होगी। इस पर करण रानी ने कहा कि ये डील अंबुजा के एक्सेलरेटेड ग्रोथ का हिस्सा है और कंपनी अपने इंटरनल एक्यूरल से इस एक्विजिशन को फंड करेगी। जोमेटो ने अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, जिसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 389% से बढ़कर 176 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 36 करोड़ रुपीस से काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले क्वार्टर के 253 करोड़ रुपीस के मुकाबले प्रॉफिट 30.43% गिर गया, जिसका मेन रीजन पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस एक्वायर करने के बाद कैश बैलेंस कम होना है। जोमेटो का रेवेन्यू इस क्वार्टर में 4,799 करोड़ रुपए का रहा, जो पिछले साल के 2,848 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में 68.5% ज्यादा है। कंपनी का एडजस्टेड एबिटा भी 331 करोड़ रुपीस तक इंप्रूव हो गया है, जो पिछले साल 41 करोड़ रुपीस था। जोमेटो ने बताया कि ये ग्रोथ मेनली फूड डिलीवरी मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट और ब्लिंकिट के नियर ब्रेक इवन होने की वजह से हुई है। जोमेटो ने अब 8,500 करोड़ रुपए रेज करने का प्लान भी अप्रूव किया है, ताकि अपनी फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग करे और मार्केट में स्विगी और जेप्टो जैसे कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट मजबूत पोजीशन बना सके। पेटीएम ने भी अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। पेटीएम ने इस क्वार्टर में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के 290 करोड़ रुपए के नेट लॉस के मुकाबले काफी इंप्रेसिव है। लेकिन ये प्रॉफिट मेनली एक वन टाइम गेन की वजह से आया है, जो कंपनी ने अपने मूवी टिकटिंग बिजनेस को जोमेटो के बेचकर अचीव किया। जोमेटो को टिकटिंग बिजनेस बेचने पर पेटीएम को 1345 करोड़ रुपए का गेन मिला, लेकिन अगर इस वन टाइम गेन को हटा दिया जाए तो असली नेट लॉस 415 करोड़ रुपए का होगा। पेटीएम का रेवेन्यू 34% गिरकर 1660 करोड़ रुपए का हो गया, जबकि पिछले साल 2519 करोड़ रुपए का था। इस रेवेन्यू के गिरने का मेन रीजन ये है कि पेटीएम ने अपना फोकस कोर बिजनेस पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन पेटीएम की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू सिक्वेंशियल बेसिस पर 5% से बढ़ी है और फेस्टिव सीजन के चलते अगले क्वार्टर में और ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है। पेटीएम ने मीशो, कोको कोला, मॉन्डेलेस और डाबर जैसे ब्रांड्स के साथ साउंड बॉक्स एड्स के लिए पार्टनरशिप भी करी है। HFCL लिमिटेड ने अपना Q2 FY25 का रिजल्ट अनाउंस किया है। यहाँ कंपनी का नेट प्रॉफिट 4.5% बढ़कर 73 करोड़ रुपीस का हो गया, जबकि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1.61% गिरकर 1,094 करोड़ रुपए का रहा। कंपनी का एबिटा भी 14.72% से बढ़कर 172 करोड़ रुपीस का हो गया, जो स्टीडी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता है। HFCL के MD महेंद्र नहाटा ने बताया कि ऑप्टिक फाइबर केबल्स की ग्लोबल डिमांड में सॉफ्टनेस के बावजूद भी कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मॉनसून सीजन की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, जिसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पर पड़ा, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में ये रिकवरी की उम्मीद है। HFCL के नए प्रोडक्ट्स और मार्जिन एक्रेटिव आइटम्स के फोकस के साथ कंपनी अपना इंटरनेशनल बिजनेस भी एक्सपैंड करने का प्लान कर रही है। IMF ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। IMF ने FY25 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 7% पर मेंटेन की है। IMF के अकॉर्डिंग पेंडेमिक के बाद जो पेंट अप डिमांड थी वो अब खत्म हो रही है और इकोनॉमी अपने रियल पोटेंशियल पर आ रही है। FY26 के लिए IMF ने 6.5% ग्रोथ प्रेडिक्ट करी है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है। IMF ने कहा है कि इमर्जिंग एशिया, खासकर इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आगे भी काफी स्टेबल रहेगी। RBI ने भी इस मंथ की शुरुआत में 7.2% ग्रोथ का प्रेडिक्शन दिया था। साथ ही इंडिया का इन्फ्लेशन रेट FY25 में 4.4% प्रोजेक्टेड है, जो अगले साल 4.1% तक गिरने की उम्मीद है। IMF ने इंडिया को एक स्टेबल और पावरफुल इकोनॉमी के तौर पर डिफाइन किया है, जो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहा है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ने अपना जबरदस्त Q2 रिजल्ट अनाउंस किया है। Q2 FY25 में इनका नेट प्रॉफिट 57% से बढ़कर 369 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 235 करोड़ रुपीस से काफी ज्यादा है। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3,897 करोड़ रुपए रहा और नेट इंटरेस्ट इनकम भी 19.3% से बढ़कर 1963 करोड़ रुपए की हो गई है, जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस को बीट करता है। लेकिन कंपनी का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो थोड़ा बढ़कर 3.83% का हो गया है, जो थोड़ा कंसर्न क्रिएट कर रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने 21% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो इसके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को हाईलाइट करती है। रिलायंस इंफ्रा डिफेंस सेक्टर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रा ने अनाउंस किया है कि वो महाराष्ट्र में एक मेजर डिफेंस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए अगले 10 सालों में $1.19 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस प्रोजेक्ट का एम ग्लोबल डिफेंस कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर्स करना है, जिससे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। रिलायंस इंफ्रा के पास आर्म्स और डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंसेस ऑलरेडी है और इन्होंने पहले ही $120 मिलियन से ज्यादा के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट इंडिया के ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा, जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। ब्लिंकिट की पकड़ अब दिल्ली एनसीआर में कम होती दिख रही है। ब्लिंकिट जो पहले दिल्ली एनसीआर में काफी स्ट्रॉन्ग था, वहां से अब रेवेन्यू शेयर 47% से गिरकर 40% पर आ गया है। ये इसीलिए हुआ क्योंकि ब्लिंकिट ने अब दूसरे इंडियन सिटीज में अपने ऑपरेशंस काफी बढ़ा लिए हैं। ब्लिंकिट का फोकस दिल्ली एनसीआर के अलावा दूसरे मार्केट्स पर ज्यादा है और वहाँ की ग्रोथ ब्लिंकिट के टॉप लाइन में मेजरली कंट्रीब्यूट कर रही है। आज ब्लिंकिट 40 मार्केट्स में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और छोटी सिटीज जैसे लुधियाना, मीरठ, पंचकुला और हरिद्वार भी शामिल है। एनालिस्ट का मानना है कि ये एक्सपेंशन ब्लिंकिट को अपने कॉम्पिटिटर्स जैसे कि स्विगी और जेप्टो से आगे ले जाने में मदद करेगा। पेटीएम अब 8 महीने बाद यूपीआई मार्केट में वापस आ गया है। इंडिया की लीडिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म पेटीएम को 8 महीने तक रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब एनपीसीआई ने पेटीएम को नए यूपीआई यूजर्स ऑनबोर्ड करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। पर पेटीएम को कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, जिसमें पेटीएम को एनपीसीआई के सभी इंपॉर्टेंट रूल्स जैसे रिस्क मैनेजमेंट और मल्टी बैंक सिस्टम की गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। इस अप्रूवल के बाद पेटीएम के शेयर में 6.5% का जंप देखने को मिला और अब पेटीएम का गोल है अपना मार्केट शेयर वापस से इंक्रीज करना और कॉम्पिटिशन को टक्कर देना। ऐसी और वीकली स्टॉक मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू ASM इंडिया।